नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलागवानी। मित्रों, टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। लेकिन इसमें एक बेहद चौंकाने वाला नाम है जो शायद किसी भी भारतीय के गले से नीचे नहीं उतर रही है कि आखिर टाइम्स मैगजीन ने इस नाम को किस आधार पर शामिल किया। और वो नाम है बिल्किस बानो का। सीएए के विरोध में, यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी इस 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को टाइम्स ने क्यों ये सम्मान दिया, ये किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में टाइम्स के जो 100 लोगों की प्रभावशाली सूची टाइम्स ने जारी की है और उसमें जिन जिन लोगों को शामिल किया है, मैं बिल्किस बानो का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किस आधार पर टाइम्स ने बिल्किस बानो को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली 82 वर्षीय बिल्किस बानो ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस धरने के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम छा जाएगा। और वो उनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है उससे नहीं, बल्कि अमेरिका के टाइम्स में के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल होने की वजह से। अब अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने इन 100 प्रभावशाली लोगों में बिल्किस बानो का नाम क्यों शामिल किया, ये समझ से परे है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा शाहीन बाग के बारे में बता दूं कि जहां बिल्किस बानो 84 दिन तक धरने पर बैठी रहीं और शाहीन बाग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे, बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे कि शाहीन बाग जो है देशद्रोही गतिविधियों का अड्डा बन गया है और तमाम तरह तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन शाहीन बाग में जो सीएए के विरोध में धरना चल रहा था, उसका सबसे स्याह पक्ष ये था कि उस धरने में कई बार देश विरोधी नारे लगे, कई बार जो है देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जो बाद में उजागर हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब ये धरना समाप्त कराया गया, कोरोना की वजह से ही सही, जब ये धरना समाप्त कराया गया तो पूरी दिल्ली को एक दंगा झेलना पड़ गया। शाहीन बाग में उस समय शर्जील इमाम के भड़के वीडियो कई बार सामने आए, भड़काऊ वीडियो सामने आए, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। उस समय पूरे देश में केवल 2 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा था जो लंबा चल रहा था सीएए के विरोध में। वो एक था शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग, और दूसरा था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में देवबंद के बारे में बता दें कि देवबंद जो है इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा मरकज़ है, जहाँ दारुल उलूम है। और देवबंद अक्सर जो है आतंकी गतिविधियों को लेकर, या यूँ कहिए कि संदिग्ध गतिविधियों को लेकर किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा करता है। तो देवबंद में भी ये धरना चल रहा था और उस धरने में की सबसे खास बात ये थी कि देवबंद में जब हमारी कुछ 1-2 महिलाओं से बातचीत हुई तो उन महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि उन्हें तो अभी सीएए के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन इससे ये है कि उनके 2 वक्त की रोटी उस धरने में जाके आराम से मिल जाती है। इसके अलावा जो है उनके जो पति हैं, उनके जो शौहर हैं, वो उन्हें सुबह ही बच्चों के साथ भेज देते हैं, और ताकि वो भी जो है हम दिन में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इससे तो है थोड़ा सा वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह के आरोप भी धरने पे लगते रहे। इसके अलावा शाहीन बाग में तो सबसे बड़ा जो आरोप लगा धरने के लिए वो ये था कि शाहीन बाग में 500-500 रुपये और दोनों टाइम खाना देने को लेके लोगों को लाया गया था। ये एक बड़ा आरोप था शाहीन बाग पे। अब इसमें कितनी सच्चाई ये बात सामने आई, लेकिन जब जांच हुई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। इस धरने की एक खास बात और है, अगर आप उस समय के मैगज़ीन या उस समय के अखबार पढ़ें तो आपको शायद पता चल जाए कि उस समय इन धरनों में सबसे ज़्यादा या तो महिलाएं, बच्चे भेजे जाते थे या बुज़ुर्ग लोग भेजे जाते, चाहे वो बुज़ुर्ग महिलाएं हों, चाहे वो जो है बुज़ुर्ग पुरुष हों, उनको धरने पर बैठा दिया जाता था, वो जो 24 घंटे वहाँ बैठे रहते थे। इसके अलावा एक सबसे स्याह पक्ष या घिनौना पक्ष इस धरने का जो सामने आया वो ये था कि कई लोगों पे आरोप लगे कि इस दौरान उस धरने में कई महिलाएं गर्भवती हुईं। इसमें 1-2 मामले सामने आए, बाकी मामले छिपा लिए गए, संभवतः छिपा लिए गए इस दौरान। तो कुल मिला के जो ये धरने थे, ये इस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गए थे, केंद्र बन गए थे, जहाँ से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में संलिप्त थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि कोरोना की वजह से जब ये धरना समाप्त किया गया
तो उसके बाद दिल्ली को एक बहुत बड़े दंगे से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। दोनों पक्षों के बहुत सारे लोगों का बर्बाद हुआ। कई सालों से उनकी अथक मेहनत के बाद बसाई हुई जो ज़मीन थी, बसाई हुआ जो संपत्ति थी, वो सब बर्बाद हो गई। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये उस धरने का सच था। और इस धरने की अगुवाई तो नहीं कर रही थी, लेकिन इस धरने में भी 82 साल की बिल्किस बानो भी शामिल हुई थी। और उस समय बिल्किस बानो ने प्रधानमंत्री के बारे में या और भी लोगों के बारे में उन्होंने भी बड़ा कुछ बुरा भला भी कहा था। लेकिन अचानक जो है वो देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में कैसे उनकी गिनती होने लगी, ये समझ में नहीं आया। टाइम्स का जो पैमाना है, टाइम्स एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। टाइम्स ने जो पैमाना बनाया दुनिया के प्रभावशाली लोगों की गिनती करने का, शायद वो उस पैमाने में चूक गया। इस तरह से उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो किस तरह से, हिंदुस्तान में अगर आप ढूंढिए तो बहुत सारी ऐसी शख्सियत मिल जाएंगी जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने देश के लिए या दूसरे देशों के लिए, दूसरे समाजों के लिए समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर उनको, कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी एक आवाज़ पे हज़ारों लाखों लोग जो उनके पीछे चले जाते थे, उनको प्रभावशाली लोगों में टाइम्स ने शामिल करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन बिल्किस बानो को इस 100 प्रभावशाली लोगों में, यानी मोदी के समकक्ष खड़ा करने की जो साजिश रची, वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। टाइम्स मैगजीन के संपादक कार्ल बिक ने लिखा भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने न केवल उत्कृष्टता को बल्कि बहुलवाद, खास तौर पर भारत के मुसलमानों को खारिज कर दिया। दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में गिर गया। ये टाइम्स मैगजीन के कार्ल बिक ने उसी मैगजीन में लिखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कार्ल बिक को या तो भारत के बारे में नहीं पता है, या उन्होंने भारत के बारे में बहुत कायदे से अध्ययन नहीं किया है और सतही जानकारी के आधार पर उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है, ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अगर वो भारत के बारे में बहुत कायदे से जानते होते तो शायद वो इस तरह की हरकत नहीं करते। अब मोदी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की है उन्होंने बिल्किस बानो को। अगर मान लीजिए, मैं एक लिए कह देता हूँ कि ठीक है, कार्ल बिक को मुसलमानों की बड़ी चिंता है, तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चीन में खुलेआम जो है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कार्ल बिक ने कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। दुनिया के और भी कई देश हैं, उस पर भी कार्ल बिक ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसके अलावा उन्हें एक पक्ष ये भी जान लेना चाहिए कि जहाँ ये लोग जो है अन्याय कर रहे हैं लोगों पर और वहाँ वो एक अमानवीयता की सीमा को पार कर रहे हैं, उन पर भी कार्ल बिक कभी लिखने की जहमत नहीं उठाते और वो लिख भी नहीं सकते हैं। या तो शायद उनमें इतनी ताकत नहीं है, या फिर उनकी समझ जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। वो ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ दुनिया में हो रहा है, या फिर वो बायस्ड है चीज़ों को लेकर और खाली वो भारत से या तो कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, या फिर वो साजिश कर रहे हैं। अब चूँकि भारत में लोकतंत्र है, इसीलिए सबका सॉफ्ट टारगेट भारत बन जाता है। लेकिन इन्हें यह भी समझना चाहिए कि भारत इतना कमज़ोर नहीं है और उसकी बागडोर एक बहुत ही मजबूत हाथों में है। इसलिए कुछ ये लोग चाहकर भी, और ये अभी जो समय बीता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी हैं जिसमें भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है और वो अपने फैसले अब बहुत ही मजबूती के साथ ले रहा है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर कीजिएगा, और ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सच से वाकिफ़ हो सकें। धन्यवाद।